नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं वीरेंद्र चौधरी, व्याख्याता अंग्रेजी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जिसके अंदर वर्तमान में लगभग 11 सब्जेक्ट लगते हैं, उनके बारे में, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी, हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस पोर्शन को कितना टाइम देना चाहिए और क्या मार्किंग स्कीम रहती है, उस सब के बारे में। देखिए, बहुत ज़्यादा किताबों में उलझने की समस्या ये रहती है कि उससे क्या होता है कि जो चीज़ें बेसिक है, जहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, मे भी आप उनको स्किप कर दें। किसी एक पोर्शन को बहुत ज़्यादा आप पढ़ने लग जाते हैं और जिसकी वजह से दूसरा जो पोर्शन होता है वो पीछे हट जाता है। वर्तमान में जो आरपीएससी का पैटर्न है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो पहले मार्किंग स्कीम चलती थी उसे हटा दिया है। पहले क्या होता था कि 75 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन जो फिक्स थे कि इतिहास और कला संस्कृति से पूछे जाएंगे, 15 मैनेजमेंट के। अब ऐसा पैटर्न नहीं रहा। अब उन्होंने उस पैटर्न को काफ़ी वेरी कर दिया है। इसीलिए सबसे जो पहली और सबसे प्रमुख बात है वो यही है कि हमें किसी भी पोर्शन को छोड़ के नहीं जाना है, हमें अपने सारे पोर्शन पढ़ने हैं। हाँ, किसी पोर्शन के अंदर जब आप एट द एंड पहुँचते हैं और आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत बार पढ़ने के बाद भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप एक आध टॉपिक को छोड़ सकते हैं। हो सकता है उसमें से सवाल ही ना बने, लेकिन आप पूरा का पूरा यदि सब्जेक्ट छोड़ के जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे इस बार यही हुआ कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए, तो ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड ही मैथ्स नहीं है, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो लगातार क्वेश्चन आता है वो यही है कि इस बार की जो परीक्षा हुई कि उसमें पेपर जो बहुत बाहर से बन गया या ऐसा। देखिए, ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर बहुत बाहर से बन गया। निश्चित तौर पे पेपर थोड़ा टफ था। क्वेश्चन ऐसे आए जो हमें मजबूर कर रहे थे सोचने पे, और हमसे नहीं पास हो रहा था, हम मान सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं आई इस बात को लेके कि हमारे पूरे 30 क्वेश्चन भी नहीं बच रहे थे। अभी आरपीएससी उस पर आगे क्या निर्णय लेता है, क्या परसेंटेज जो है 40% का क्राइटेरिया उसको कम किया जाता है या कौन से चेंजेस आए, किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो वो तो बहुत अलग बात हो गई। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आगे की जो परीक्षा आएगी उसके लिए हम कैसे तैयारी करें। देखिए, इस बार जो पेपर हुआ उससे निश्चित तौर पे आरपीएससी के पास ये सूचना जरूर पहुंचेगी कि जो पेपर का पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। यानी सिलेक्शन का जो आधार था वो केवल और केवल फर्स्ट पेपर को बना दिया गया, सब्जेक्ट के मायने कम हो गए। तो ये ज़रूर है कि आगे जो पेपर बनेंगे वो मॉडरेट रहेंगे, इतना टफ आने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि आरपीएससी आगे, इस बार क्या था, अनएक्सपेक्टेड था सभी के लिए ये पेपर, कि पेपर का पैटर्न ऐसे आ गया कि हमें आइडिया नहीं था कि अब इस पेपर को कैसे सॉल्व करें। और बड़ी बात ये थी कि पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा लेंथी होने के कारण उस 1.5 घंटे में अच्छे से पूरा नहीं हो पा रहा था। तो नुकसान निश्चित तौर पे उन लोगों को हुआ जो बहुत डेप्थली पढ़ के गए हुए थे, जिन्होंने हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को बहुत आराम से किया, सोच के किया, उनको नुकसान हुआ। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जो पास हुए, ऐसा नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं था, बशर्ते बात ये थी कि उन्होंने रिस्क थोड़ा ज़्यादा लिया और इस कारण वो पास हुए। ये तो अलग बात थी। अब बात करते हैं जो आगे हमारा जो पेपर होने वाला है अगले साल में। अलग अलग विषयों के अलग अलग जो वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, और ये भी श्योर है कि आरपीएससी ऑन टाइम पेपर करवाएगा। पेपर जो है वो ऑन टाइम ही हो रहे हैं, और पेपर होने के बाद ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको भी धीरे धीरे अब तेज़ किया जा रहा है, ताकि बहुत लंबा टाइम ना लिया जाए। इस साल वैकेंसी पूरी हुई और एक नई वैकेंसी उसके साथ ही निकाल दी गई। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हमारा जो जीके के अंदर सबसे बड़ा और सबसे मेन पोर्शन आता है वो आता है इतिहास और कला संस्कृति का। देखिए, भले ही हमने ये बात की कि मार्किंग स्कीम को बदल दिया गया, लेकिन फिर भी ऐसे देखा गया इन पूरे सभी पेपर्स के अंदर कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो इतिहास और कला संस्कृति से पूछे गए। मैंने जो पर्सनली अब तक जो किताबें पढ़ी है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ अपने बारे में, ताकि आपको ये भी आइडिया रहे कि ऐसा नहीं है कि अचानक से चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। मैं मई 2021 से तैयारी करने लगा और 2022 के अंदर मैंने पेपर दिए फर्स्ट ग्रेड के। मेरा फर्स्ट ग्रेड क्लियर भी हुआ, संस्कृत शिक्षा भी दिया, लेकिन समस्या ये आई कि मास्टर्स की डिग्री मेरे पास ना होने के कारण मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो उस समय जो मेरे पास सोर्स थे, वही सोर्स मैं अब तक उनको पढ़ता रहा। इस वैकेंसी में मैंने वही पढ़े, संस्कृत शिक्षा में भी मैंने वही पढ़ा, सामान्य शिक्षा में भी मैंने वही पढ़ा। और मैं ये मानता हूँ कि यदि आपका एक सोर्स के ऊपर विश्वास है तो वो सबसे बहुमूल्य है।
तो सबसे पहली जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा इतिहास और कला संस्कृति के लिए, वो आती है नाथ पब्लिकेशन की पवन भवरिया सर की बुक। अधिकांश लोगों के पास ये बुक ज़रूर होगी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये संशय पैदा हुआ कि क्या इसी में से पेपर आया। देखिए, आप यदि 1-2 क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप सोचें कि उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने लगे, आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय है, यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, हुकुमचंद जैन या इस तरीके की किताबें पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप NCERT भी पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि 1857 की क्रांति का जो पोर्शन है और जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, इन किताबों को आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो गाइड्स है वहाँ पे इनमें कुछ चीज़ों में जो है वो वेरिएशन आता है और वो समस्या का कारण बन सकता है। बुक को पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ। बुक पढ़ने का तरीका आप जब भी देखेंगे, आप बुक को अच्छे से, मतलब जो भी आपके पास नई कोई चीज़ें मिलती है, कहीं से भी कुछ भी मिला, आप उनको लिखते रहिए, उनको हाईलाइट कीजिए, ताकि जब दूसरी बार आप पढ़ें तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। पहली बुक जो इतिहास और कला संस्कृति के लिए मेरा मानना है वो यही है, आप इस बुक को 2, 4, 5 बार पढ़ेंगे तो आपका जो इस सब्जेक्ट में जो स्कोर करने के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, आप जब भी बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक को आपने टॉपिक पूरा किया, उसके बाद ज़रूरी है कि आप क्या कीजिए, आप उसके क्वेश्चन निकालिए। मैंने क्वेश्चन निकालने के लिए, एक तो लक्ष्य की ये बुक आती है एग्ज़ाम प्रीव्यू नाम से। इसमें क्या है, जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चन प्लस में उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ये आती है इतिहास और कला संस्कृति के लिए, पहली तो ये बात। और दूसरी, आप जो लगभग सभी लोग पढ़ते रहे हैं वो है दिशा की, है ना, दिशा 2020 नाम से ये बुक आती है। आप चाहें तो ये दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों ही पढ़ी थी और दोनों ही किताबें मुझे अच्छी लगी। लक्ष्य का मुझे इसलिए बेनिफिट लगा क्योंकि उसके अंदर चीज़ें थोड़ी अपडेटेड थी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी अच्छे से दी हुई थी। ये पहला पोर्शन, इसमें से लगभग 15 सवाल हमारे पास आएंगे। दूसरा जो हमारा पोर्शन है वो आता है हमारा स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, दोनों को एक ही सब्जेक्ट में अब कन्वर्ट कर दिया गया है। इस बार सामान्य शिक्षा के अंदर 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके लिए ये किताब जी हेल्प सूरतगढ़ से जो किताब, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने काम किया था इसको लिखने में, और कुछ अच्छे 4-5 सोर्सेज का यूज़ करके इसको लिखा गया था। बस इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि ये बहुत ही अप टू द मार्क चीज़ें हैं इसके अंदर, यानी बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट दिया गया है वो दिया गया है शैक्षिक प्रबंधन। अगर हम इससे ज़्यादा बाहर जाके पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है SS यादव सर की ये जो बुक आती है इसको मैंने पढ़ा है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा बस ये समस्या रही कि इसके अंदर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दी हुई है, इतना हमसे नहीं पूछा जा रहा है। हमसे केवल और केवल जो भी चीज़ें पूछी जाएगी वो हमारे स्कूल से संबंधित पूछी जाएगी। दोनों किताबें आप देख सकते हैं। SS यादव, यदि आप जी हेल्प की ये बुक लेते हैं तो आपने केवल आप ये देखिए कि कुछ आंकड़े जो है वो हर साल अपडेट हो जाते हैं, जैसे यूडाइस के कोई आंकड़े हो गए, या फिर डाइट की कोई रैंक हो गई, या फिर RSOS के अंदर सदस्य संख्या जो है वो बढ़ गई। इस तरीके की जो भी नई अपडेटेड चीज़ें हैं, यदि आपके पास इनमें से कोई भी बुक है तो आप उन आंकड़ों को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, एजुकेशन साइकोलॉजी की। यदि आपका माध्यम इंग्लिश है, यदि आपको इंग्लिश समझ आती है बहुत अच्छे से, आप कर सकते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की ये बुक आती है। पिछले 4 साल से मैंने इस बुक को पढ़ा है और इसका मैटर जो है वो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप यदि इस बुक को 2 या 3 बार पढ़ते हैं तो श्योर है कि आपके क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। कारण ये है कि आजकल केवल तथ्यात्मक क्वेश्चन ना आके अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो थियरी आपकी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये पोर्शन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप हिंदी माध्यम से हैं, तब यदि आप शुरुआती स्टेज पे आप अभी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर वंदना जादौन मैडम की एक बुक आती है फर्स्ट ग्रेड के लिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप उस बुक को पढ़िए। 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। आप पहले से यदि किसी बड़ी बुक को उठा लेते हैं, धीर सिंह दाभाई सर की बुक आती है, सिखवाल से बुक आती है, बहुत सारी बुक्स आती है। उनमें आपके सबसे बड़ी समस्या, यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप बिगिनर हैं, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आपको वो कंटेंट जो है वो आपसे पूरा ही नहीं हो पाएगा। छोटी बुक का ये फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने मैनेजमेंट की बात की थी, मैनेजमेंट की वो बुक मात्र 100 पेज की है, तो आपके लिए उसको पढ़ना ईजी है। आप उसकी एक रीडिंग 5 या 7 दिन के अंदर आप लगा सकते हैं
और दूसरी अगर बात की जाए, मान लीजिए SS यादव सर वाली बुक जो है उसको पढ़ने में हो सकता है आपको उसका इतनी वो लेंथी है कि आप उससे पढ़ ही ना पाए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजी के अंदर डॉक्टर वंदना जादव मैडम की बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। थर्ड जो हमारा पोर्शन आता है, बड़ा पोर्शन, वो है करंट का। इस बार करंट ने सभी को परेशान किया, निश्चित तौर पे किया। लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि कहाँ से पूछा गया। मेरा हमेशा से खुद का ये मानना था कि क्रोनोलॉजी पढ़नी चाहिए और क्रोनोलॉजी जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है। किसी और ने ये कहा कि किसी एक खास पब्लिकेशन की बुक आती है, हमें वो पढ़ लेनी चाहिए, या विनोद स्वामी सर की बुक आती है वो पढ़ लेनी चाहिए, या फिर नानक क्लासेस से शिव सर की बुक आती है। हम पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी वो सोर्स है जो मंथली आपके पास आ रहा है, जिसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो आपके और पोर्शन जो है, जैसे मान लीजिए राजस्थान ज्योग्राफी है, जैसे इंडियन पॉलिटी है, या भारतीय इतिहास के भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो वहाँ से रिलेटेड होते हैं, तो आपका वो फ़ायदा होता है कि आप साथ के साथ करंट के उन मुद्दों से जुड़े रहते हैं। दूसरी बात ये है कि कोई भी पब्लिकेशन जो आगे निकाल रहा है वो समहाउ क्रोनोलॉजी की हेल्प लेता है। तो यदि आप क्रोनोलॉजी लगातार पढ़ते हैं, इस बार भी पेपर वहीं से बना था। बात ये हो गई कि पेपर जो है वो थोड़ा डेप्थ में पूछा गया। तो यदि आप, मेरा जो खुद का फॉर्मूला रहा था वो यही था कि आप एक दिन में क्रोनोलॉजी के मात्र 5 पेज पढ़िए, 50 पेज आते हैं, 10 दिन में आपकी क्रोनोलॉजी पूरी हो जाती है। आप उसको अच्छे से हाईलाइट कीजिए पढ़ते टाइम, दूसरी बार आप फिर पढ़ेंगे, तीसरी बार, तो एक महीने में कम से कम 3 बार आप एक क्रोनोलॉजी को पढ़ सकते हैं। और अंत में जब आपके पास पेपर आता है, जैसे मान लीजिए मई में अगर पेपर होता है, तो आप जनवरी से लगा के और मई तक की क्रोनोलॉजी पढ़िए। अंतिम जो 5 से 6 महीने की जो क्रोनोलॉजी है, पेपर वहीं से बनता है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी। अगली हम बात करें तो हमारे पास पोर्शन आता है राजस्थान जियोग्राफी का। राजस्थान जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी की एक साथ में बुक आती है, नाथ पब्लिकेशन से ही, राजस्थान का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था। मैंने जो राजस्थान का भूगोल है वो इसी बुक से पढ़ा, बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। अपडेटेड मैटर देते हैं हमेशा ही। आर्थिक समीक्षा के जो डेटा होते हैं, आपको अलग से आर्थिक समीक्षा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी कृषि के अंदर या पशु गणना के अंदर या जनसंख्या के अंदर यदि कोई बदलाव आया, वो इसमें अपडेटेड होते हैं। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और बहुत ही फेथ के साथ पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है। आपका जो पूरा पोर्शन है ज्योग्राफी का, 7 से 8 क्वेश्चन, इस बार 9 क्वेश्चन पूछे गए। हर बार लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, समझने की चीज़ें कम थी, अब की बार यही हो गया था कि डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए। डायरेक्ट यदि आपका रट्टाफिकेशन अच्छा है तो आपका क्वेश्चन सही हो गया, और उसके लिए मेरा ये मानना है कि ये बुक बहुत अच्छी है। दूसरा, इसके साथ जो बुक में दूसरा जो पार्ट दिया है वो दिया हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, मैंने इंडियन पॉलिटी जो है वो उसमें इसकी सहायता ली थी बुक की। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए भारतीय राज्य, वैसे तकरीबन मैंने हर सब्जेक्ट के अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। आप चाहें तो आप बना सकते हैं, और बनाने भी चाहिए, शॉर्ट नोट्स या कुछ भी। या फिर यदि आप बुक पढ़ रहे हैं तो कोई नया मैटर आपको कहीं से मिला है तो आप वहीं ऐड कर लीजिए। या सबसे जो बढ़िया मेथड रहता है जो मैंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश में अपनाया था वो यही था कि बुक आपके पास आती है, आप पेस्टिंग वाले के पास जाइए, इसकी पेस्टिंग निकलवाइए, इसके अंदर हर टॉपिक के बाद में 2 या 3 पेजेस ऐड कर लीजिए और उसको बाइंड करवा लीजिए, ताकि यदि कोई नई चीज़ आए तो आप उसी के अंदर ऐड ऑन कर लो। ये बात हो। अब इंडियन पॉलिटी की अगर बात की जाए तो मैंने जो आपको बताया, मैंने इसके लिए क्लासेस भी लगाई थी। गहलोत सर जो हैं, दिनेश गहलोत, जो उत्कर्ष में उनकी यूट्यूब पे क्लासेस है, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। उसका उस क्लासेस के अंदर बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है, वहाँ से मैंने पढ़ा। उसके अलावा मैंने भारत की राज्य व्यवस्था, जो M लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है, इसको मैंने पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ा मैंने, क्योंकि जो थियोरी का पार्ट आता है, फैक्चुअल हम पढ़ सकते हैं कहीं से भी, लेकिन आजकल क्वेश्चन इस बार पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में मंत्रिपरिषद से संबंधित, वो सारी की सारी चीज़ें यदि आप 1 बार या 2 बार इस बुक को पढ़ लेते हैं, जो भी टॉपिक सब्जेक्ट में दिए हुए हैं, हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, केवल वही इसमें से पढ़ने हैं। इसके अलावा मैंने जो है एक बुक पॉलिटी के लिए, क्योंकि पॉलिटी बहुत टफ बनती है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बुक आती है एक मौर्य द्विवेदी, है ना, परीक्षावाणी से आती है। इसके अंदर केवल और केवल मैंने ये किया कि जो इनके हर टॉपिक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए थे, जो यूपीएससी में या अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए थे, हर टॉपिक के जो हमारे सिलेबस के, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें से किए थे। तो क्वेश्चन के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। अगली अगर हम बात करें तो वो बात आती है मैथ्स की। यदि आप साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो मैथ्स और साइंस एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। बहुत सारे लोग पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी
आपसे यही सजेशन है, यही एडवाइस है कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ के ना जाइए। इस बार 8 क्वेश्चन पूछे गए, कोई ज़रूरी नहीं है अगली बार हो सकता है 10 पूछ ले या 5 ही पूछे। हो सकता है कि हम कोई चीज़ पढ़ के जाएं बहुत सिंपल सी, नंबर सिस्टम हो गया जैसे, या फिर जो हमारे मीन मोड मीडियन होते हैं, माध्य माध्यिका बहुला, ये वो है पोर्शन जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप बाकी की जो टॉपिक्स हैं उनको भी कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप किसी भी टीचर की एक बार क्लास लगाइए, किसी भी की भी आप क्लास लगा सकते हैं। यदि आप कोई बैच लेते हैं, वेल एंड गुड है, कलाम एकेडमी से या उत्कर्ष से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जो आपको सूटेबल लगे तो बढ़िया है, वहाँ से नोट्स बनाइए। यदि नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए, सारे के सारे टॉपिक की आपको क्लासेस मिल जाएगी। आप एक बार वहाँ से क्लासेस लगा लीजिए, नोट्स अपने बना लीजिए, क्योंकि क्या है उसमें फार्मूलाज यूज़ होते हैं, जो टेक्निक है, जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं वो दे देते हैं। उसके बाद में आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, चाहे RS अग्रवाल जो बुक आती है, आप उस बुक को उठाइए और आपके जो टॉपिक दिए हैं अपने, आप उनके क्वेश्चन निकालिए। प्रयास कीजिए कि आप 1-1.5 महीने में हर टॉपिक के कम से कम 100-150 क्वेश्चन निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन टफ नहीं है, हमने उसको अटैम्प्ट ही नहीं किया हुआ। तो मैथ्स के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी क्लास को लगाइए और उसके नोट्स बना लीजिए। अगली बात करें हम साइंस की। साइंस में 2-3 बातें हैं। एक तो आपको 9th और 10th NCERT, ये आप मैथ्स में भी कर सकते हैं। मैथ्स की जो 9th-10th की NCERT की बुक है, उसमें जो हमारे टॉपिक दिए हैं, वहाँ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि पीछे 2 एग्ज़ाम में ऐसे हुआ है कि डायरेक्ट 10th क्लास के उस प्रश्नावली के अंदर से उठा के एग्जाम्पल दे दिया। आप वहाँ से कर सकते हैं। साइंस के लिए आप 9th-10th NCERT के अंदर जो हमारे टॉपिक दिए हैं, 13 टॉपिक बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, उनको एक बार ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद आपके पास जो भी अवेलेबल सोर्स है, मैं आपको एक बुक बता देता हूँ। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा ज़रूर एक बार, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। नाथ पब्लिकेशन से ये बुक आती है, जिनके पास होगी उन्हें पता होगा कि बहुत लेंथी मैटर है और इतना हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो मैं ऐसे नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये लेके ही आइए या पढ़िए, लेकिन हाँ, आपके पास यदि कोई सोर्स नहीं है तब आप ला सकते हैं। इसका भी वही सोल्यूशन है कि आप कोई भी क्लासेस लगाइए जो टॉपिक हमें नहीं समझ आ रहे। देखिए, केमिस्ट्री के टॉपिक ऐसे हैं या फिज़िक्स के कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम अपने आप से नहीं कर सकते यदि हमारा बैकग्राउंड साइंस नहीं है। बायोलॉजी हम खुद से पढ़ सकते हैं, हमें समझ भी आ जाएगी, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री के हमें क्लासेस भी लगानी पड़ेगी, हमें नोट्स भी चाहिएंगे। मैंने कलाम के नोट्स पढ़े थे, उत्कर्ष के भी नोट्स मेरे पास थे, और उसके साथ में 9th-10th की NCERT में कोई जो एक्स्ट्रा चीज़ मिली जो वहाँ पे नहीं थी, वो वहाँ से पढ़ के और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर ली। तो आप इन दोनों सोर्स में से कहीं से भी, मैं पर्सनली आपको ये बोलूँगा कि यदि आप कलाम के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं बहुत ईजीली, आप वो लीजिए, उनका प्रिंट आउट लीजिए और उनके साथ में आप 9th और 10th की NCERT पढ़िए। अगली हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डाइस, जैसे कि क्यूब, जैसे कि टाइम, कैलेंडर और जैसे कि सीरीज़। ये वो 4-5 टॉपिक है जिनके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा, आप यूट्यूब पे जाइए, उत्कर्ष की या कलाम की या और बहुत सारे चैनल है, या इवन आप मतलब ऊपर लेवल के भी जो SSC, CGL, बैंकिंग के जहाँ होते हैं, क्योंकि वो सेम ही पोर्शन होते हैं, आप वहाँ से उनकी यूट्यूब क्लासेस लगा लीजिए। आपको बैच लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूट्यूब क्लासेस लगाइए और अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिए। इन सभी टॉपिक के 4 या 5 से हद से 4 या 5 पेज के एक टॉपिक के नोट्स बनेंगे। तो 15-20 पेज के अंदर करना क्या है, जैसे आप डाइस करेंगे तो डाइस के अंदर फॉर्मूलाज आते हैं। इस बार पूछा गया क्वेश्चन कि सतह जो है, उसमें क्वेश्चन यही आता है कि एक सतह है किसी भी डाइस की, उसको रंग दिया गया तो 2 साइड कलर पे कितने होंगे, तो उनके फार्मूला होते हैं, वो फार्मूला ही हमें याद कर रहे हैं। तो रीजनिंग के लिए आप केवल यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, वो इनफ रहेगा। अगली हम बात करें तो बात आती है हमारे पास हिंदी की। अच्छा, उससे पहले मैं एक छोटा सा रिकमेंडेशन और देना चाहूँगा। जैसे मैंने हिस्ट्री कल्चर के लिए बताया था, वैसे ही ज्योग्राफी के लिए भी यही बुक आती है, लक्ष्य की एग्ज़ाम प्रीव्यू। इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं और आप चाहें तो इसके अलावा या फिर आप दिशा पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों ही पढ़ी थी और मुझे दोनों ही अच्छी लगी। आप इनमें से किसी भी, देखिए दोनों सोर्स में आप किसी भी एक सोर्स को ला सकते हैं। क्या प्लस पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिया कि एक में जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी अच्छी दी हुई है। अगली बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी के लिए हमारे पास आप सभी ने सोर्स हो सकता है पढ़ा भी होगा
सुना भी होगा, कोई भी आपको आएगा टीचर वो यही बात बोलेगा कि 9th से 12th की एक NCERT की बुक आती है जो हमारे स्कूलों में लगती है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। उसको पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि लगभग संधि का जो क्वेश्चन होता है वो उन्हीं एग्जाम्पल्स में उठा के दिया जाता है। मैंने 9th से 12th वो बुक पढ़ी थी, आप उसको ज़रूर लेके आइए, उसको पढ़िए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस बुक में नहीं मिलेगी, उसके लिए मैंने बुक पढ़ी थी मानस। ये मानस की बुक आती है, इसके अंदर जो जैसे मान लीजिए एब्रीविएशन ये जो होते हैं पारिभाषिक जो शब्दावली है हमारी, वो इसके अंदर बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर पीछे क्वेश्चन खूब दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जो शब्द युगम है, जो पर्यायवाची है वगैरह है, वो आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के लिए एक तो NCERT 9th से 12th और एक मानस पब्लिकेशन की बुक। अगला जो है सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास जो बचता है वो इंग्लिश। ठीक है, इन दोनों के या तो 4 क्वेश्चन आते हैं या 5 आते हैं, इस बार 5-5 आए थे। तो ज़रूरी है हमारे लिए, हम बहुत इजी मान के चले जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं। और हिंदी में तो अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन इसी तरीके का आता है जो सही तौर पे बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आंसर की आती है, हम मिलाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे 4 में से 3 क्वेश्चन गलत हो गए या 5 में से 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो इसलिए ये वो पोर्शन है जिनको हमें काफ़ी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि जहाँ भी हमें नुकसान होगा अदर सब्जेक्ट में, उनको कवर अप यही सब्जेक्ट करेंगे। इंग्लिश के लिए यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तब तो देखिए आप जो तैयारी कर रहे होते हैं वो इनफ रहती है। जो नॉन इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं, देखिए आपको अलग अलग जगह क्या क्या मिलेगा पता नहीं। ये एक बुक है, GL का जो मॉड्यूल है, जो लोग GL से जुड़े हुए हैं उनको तो पता भी होगा, ये बेसिक ग्रामर के लिए है। बेसिक ग्रामर के लिए आप ये ले सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि नहीं ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है पढ़ने के लिए, तो आप किसी भी अदर बुक को ले सकते हैं जिसके अंदर बेसिक इंग्लिश ग्रामर दी हो। बाकी इसके अंदर आपको क्या है, जो भी हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं सेकंड ग्रेड के लिए, वैसे ये सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट वालों के लिए, इसके अंदर आप जब देखेंगे तो ये देखिए इसके अंदर सारे के सारे हमारे ग्रामर के टॉपिक्स जो है वो दिए हुए हैं। इडियम फ्रेज, हमारी जो वन वर्ड्स वगैरह है, या जो हमारे एंटोनियम सिनोनिम है, वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। तो इसको आप कर सकते हैं। 4 से 5 हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात है कि इतना कुछ पढ़ने के लिए हम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, और दूसरा सवाल, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि याद कैसे रहेगा, हमें इतना रहेगा याद। धैर्य से पढ़ना है सबसे पहले हमें। सबसे पहली बार जब भी आप तैयारी शुरू करें, यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन हमें अब अपनी गलतियों से सीखना है कि क्या हमारी गलती रही, क्यों इस बार हमने एग्ज़ाम दिया लेकिन हम क्लियर नहीं कर पाए, या क्या समस्याएं। देखिए इस बार तो बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, सब लोग हम इस बात को जानते हैं। प्रशासन ने शायद बहुत ज़्यादा जीके पे जोर दे दिया, इसीलिए सब्जेक्ट जो है उसका कोई मायना नहीं रहा इस बार। लेकिन अब आगे हमें क्या करना है वो ज़रूरी है। तो यदि आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप प्रयास ये कीजिए कि आप एक बार अपने पूरे सिलेबस को पढ़िए आराम से, आपको अच्छे से सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी एक प्रॉपर गाइड आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप नाथ पब्लिकेशन की लेके आइए, चाहे लक्ष्य की लेके आइए, जिसके अंदर हमारे पास पूरा सिलेबस हो। आती है, आप जाएंगे आपको मिल जाएगी गाइड। दूसरी बात ज़रूरी जो है वो ये है कि पहली बार पढ़ते टाइम हमें कभी चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन पहली के बाद जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको 20% 30% याद हो जाएगा कि हाँ ये बात मैंने पहले पढ़ी है। और जैसे ही आपकी किसी भी टॉपिक की तीसरी या चौथी रीडिंग लगेगी, तब आपको ये एहसास हो जाएगा कि चीज़ें हमें याद रह रही हैं, चीज़ें मिक्सअप नहीं हो रही। फिर भी मिक्स होगी, ये भी श्योर है कि मिक्स होगी, चीज़ें हमारे दिमाग से भी निकलेगी। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, और हमें दोनों ही करने, पहला ये कि हम पढ़ने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस निकालें, मैक्स टू मैक्स हमारे पास जितने हो सकते हैं। मैंने आपको लक्ष्य की बुक बताई, इसमें अभी एक टॉपिक के तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन हैं। अभी नया अपडेटेड वर्जन आ जाएगा तो हो सकता है 20-30 और क्वेश्चन बढ़ जाए। उन क्वेश्चंस को आप करिए, लगातार करते रहिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपको वास्तव में याद भी हुई है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप किसी न किसी टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए, जहाँ एक अच्छा शेड्यूल दिया जाता है 5 या 7 दिन का या 10 दिन का, जिसके अंदर आप उस पोर्शन को धीरे धीरे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। करंट का मैंने आपको बताया, करंट कुछ भी हो जाए आप 5 पेज डेली पढ़िए, आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा और आपके लिए चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाएगी। मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया 100 पेज हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं कि 10 पेज आज पढ़ने ही हैं, याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, आज हमें पढ़ने हैं, तो 10 दिन में हमारी बुक पूरी हो गई। सेम आप कल्चर और हिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को उठा लीजिए।
इसको पूरे को मैं फिर एक धीरे धीरे करके पर सब्जेक्ट वाइज एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी के लिए आप अपनी तैयारी जो है उसको शुरू कीजिए। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो शुरुआत होती है। ये अगले जो 9 महीने हैं इसके अंदर हमें पहले 2 महीने में यही प्रयास करना है कि एक बार अच्छे से हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, एक बार हम उसको पढ़ लें। अगली वीडियो जल्दी मैं लेके आऊँगा। आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन्हें सॉल्व करने का पक्का प्रयास करूँगा। और हम इस पर जो डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज भी एक वीडियो जो है वो जल्दी ही बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।